हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसमें से हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। पहला क्वेश्चन तो यही पूछ लिया जाता है कि वर्णमाला किसे कहा जाता है या वर्णों के व्यष्टि समूह को क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, वर्णों के व्यष्टि समूह को वर्णमाला कहा जाता है। उसके बाद वर्ण किसे कहते हैं? मुख से निकली ध्वनि का लिखित रूप ही क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। अब क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है? तो वो वर्ण होती है, मतलब जो अपने आप में स्वतंत्र होती है, वो वर्ण कहलाती है। और दूसरा है अक्षर। अक्षर किसे कहते हैं? जो ध्वनि मुख से निकलकर आकाश में व्याप्त हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। और भाषा की सबसे मौलिक इकाई को हम ध्वनि कहते हैं। बाद वर्ण वाले वर्णों की संख्या है, वो टोटल है 52। 52 वर्ण हैं, जिनमें से 11 स्वर हैं और 33 मूल व्यंजन हैं। उसके बाद 2 अयोगवाह हैं, 4 संयुक्त व्यंजन हैं, 2 उत्क्षिप्त व्यंजन हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 52 वर्ण हमारी हिंदी वर्णमाला में है। जो स्वरों की संख्या है वो मूल रूप से 11 है, और उसके बाद जो बचे वो व्यंजन बच जाते हैं 41, लेकिन कभी कभी ऑप्शन में 33 दिया रहता है। तो 33 जब देगा तो इसका मतलब है कि वो केवल मूल व्यंजनों को काउंट करेगा, बाकी जो अयोगवाह है, संयुक्त व्यंजन है, इनको वो काउंट नहीं करता है। तो ध्यान रखेंगे, लेकिन दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं दिए जाएंगे। और 2 वर्ण हैं जय और फै, जिनमें ये बिंदु लगा होता है, तो ये दोनों वर्ण विदेशी हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं स्वरों के बारे। स्वर किन्हें कहा जाता है? पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र या बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अब स्वरों का वर्गीकरण सबसे पहले पूछा जाता है कि इनमें से ह्रस्व स्वर कौन सा है या कौन सा इनमें से मूल स्वर है। तो ध्यान रखेंगे, 4 हमारे ह्रस्व स्वर या मूल स्वर कहलाते हैं। ए, ई, ऊ और ऋ, ये हमारे 4 जो हैं मूल स्वर या ह्रस्व स्वर हैं। उसके बाद दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में क्या आएंगे? आ, ई, औ, ए, ओ, औ। और ये ए, ओ, औ जो 4 स्वर हैं, इनको हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। आगे बताएंगे कि संयुक्त स्वर क्यों कहा जाता है। उसके बाद अनुनासिक स्वर कहा जाता है। अंग और अ, ये 2 वर्ण हैं, इन्हें हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। उसके बाद प्लुत स्वर, ये इंपोर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। जो एस के आकार का होता है, जैसे जो हम ओम लिखते हैं तो इसे ऐसे लिखते हैं, ओ और आ में, और कभी कभी रा में लिखा होता है, वो भी उसमें इसका यूज किया जाता है। तो फिर ये प्लुत स्वर कहलाता है। उसके बाद देखो संयुक्त स्वर क्या होते हैं। संयुक्त तो मतलब होता है जुड़ना। तो इसका मतलब हो गया, ये स्वर जो होते हैं 2 स्वरों को मिला करके बनाए जाते हैं। जैसे ए है, जब ए या आ के साथ ई या बड़ी ई आती है तो क्या बन जाता है? ए बन जाता है। उसी प्रकार जो ए है, वो ए या आ के साथ जब ए आता है, छोटा ए, तब हमारा ए बन जाता है। ओ, ए या आ के साथ ऊ या बड़ा ऊ आता है तो क्या बनता है? ओ बन जाता है। और औ बनता है ए या आ के साथ जब छोटा ऊ आता है तो क्या बन जाता है? औ बन जाता है। इन चारों वर्णों का आगे जब संधि बनाते हैं उसमें भी इसका यूज किया जाता है, तो इनको याद कर लें, और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये हो गया स्वरों का वर्गीकरण। आगे देखते हैं हम व्यंजनों के बारे में। तो जैसा कि पहले हमने बताया कि व्यंजनों की संख्या 41 और 33 दोनों ही मतलब ऑप्शन में दिया जाता है, लेकिन एक साथ कभी भी ऑप्शन में नहीं मिलेगा। अगर वो 33 देगा तो इसका मतलब है उसने केवल मूल रूप से व्यंजनों को ही पूछा है। तो व्यंजन किन्हें कहा जाता है? जो वर्ण स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। या जिन्हें हम स्वरों की सहायता से बोलते हैं उन्हें व्यंजन कहा जाता है। जैसे जैसे कै हमने बोला, कै में ए छिपा रहता है। अगर हम कै को कै से अगर ए को अलग कर दें तो इस कै के नीचे हलंत लग जाएगा। इसका मतलब हो गया इस कै में ए छिपा हुआ नहीं है, मतलब ए से निकाल दिया गया है। वैसे ही ख, अगर ख बोलते हैं तो इसमें ए छिपा रहता है। तो अगर हम ख का संधि विच्छेद करते हैं तो ख में हलंत लग जाएगा और ए अलग निकल जाएगा।
तो इस प्रकार से व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अब है व्यंजनों का वर्गीकरण। देखो सबसे पहले आते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन या इन्हें हम कहते हैं वर्ग व्यंजन। वर्ग व्यंजन भी इन्हें कहा जाता है। इनकी टोटल संख्या 25 होती है। इनमें कौन कौन से आते हैं मेन रूप से? क वर्ग है, क ख ग ख और च वर्ग है, च छ ज झ और ट वर्ग है। इस प्रकार से 25 व्यंजन है टोटल। इन्हें हम देखो ऐसे याद कर लेंगे, ऊपर से नीचे याद करना है, क्योंकि आगे हम इनका यूज करेंगे। ऊपर से नीचे याद करने में हमें आसानी रहेगी, आगे समझने में भी। क च ट त प कचट तप हो गया, एक वर्ग हो गया, पहला वर्ग हो गया। दूसरा वर्ग ख छ ठ थ फ, तो इसे ऐसे याद कर लेंगे ट्रिक से। खछोठे तो थप्पड़ मारो, ये क्योंकि हमें आगे मतलब इसकी जरूरत पड़ेगी। उसके बाद तीसरा वर्ग, तो इसको हम ऐसे याद कर लेंगे। और चौथा वर्ग है घ झ ड ध और भ, इसको इसी प्रकार से याद करेंगे। और पांचवें वर्ग में जितने भी अड़े बच जाते हैं, जैसे अड़े, ये तीनों अड़े और न और मैं, ये हमारे किस में आते हैं? पांचवें वर्ग में। तो इस प्रकार से हम वर्ग वाइज याद करेंगे तो हमें संधि बनाने में भी बहुत ज्यादा आसानी होगी। दूसरा टाइप आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में 4 वर्ण आते हैं, य र ल और व। ये चारों वर्ण किस में आते हैं? अंतस्थ व्यंजन में। इसमें हमें ये और याद रखना है, जो य और र दो वर्ण हैं, इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि हम इनका यूज जो है यण संधि में करते हैं। अभी हम जब स्वर संधि में पढ़ते हैं इन दोनों को, तो इसलिए इन्हें हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। और र को प्रकंपित या लुंठित व्यंजन भी कहा जाता है, और ल को पार्श्विक व्यंजन। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त मतलब जैसे हमने संयुक्त स्वर पढ़ा था, वैसे ही जो है संयुक्त व्यंजन भी आते हैं। तो संयुक्त व्यंजन में 4 वर्ण आते हैं, छ त्र ज्ञ और स्र। अब देखो ये चारों वर्ण मतलब किससे मिलकर बने होते हैं? जो छ है वो क और पिचरा वाले स से मिलकर बना होता है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और जो त्र है वो त और र से मिलकर बना होता है। और जो ज्ञ है वो ज और अड़य से मिलकर बना होता है। श्र स और र से मिलकर बना होता है। जो ये इनमें पहले वर्ण है, चारों ही वर्णों में मतलब जिससे मिलकर बने हैं, इनमें हलंत लगा होता है। जैसे स के नीचे लगा हुआ है, ज के नीचे होता है, मतलब यहाँ लगा हुआ नहीं है बट होता है इनमें। तो ये चारों वर्ण ही संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन, उष्म मतलब होता है गर्म। तो गर्म में मतलब उष्म व्यंजन में 4 वर्ण आते हैं, बड़ा स, पेचरा स, छोटा स और है। 5वां है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन में 2 वर्ण हैं, ड और ढ, इनमें बिंदु नीचे लगा होता है। और छठा है अयोगवाह। अयोगवाह में अंग और ये विसर्ग आता है। तो ये 6 टाइप के व्यंजन हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं। आगे हम देखते हैं वर्णों का उच्चारण स्थान। अब देखो इसके लिए ट्रिक याद रखनी है, कदम ताल मत दो। द ओ और ओ अलग लिखा हुआ, तो कदम ताल मत दो। या दूसरा याद रख लो, के टी एम दो, डी ओ, के टी एम दो, ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब कदम से हो गया कंठ, ताल से हो गया तालु, और मत से हो गया मूर्धन्य, और द से हो गया दंत, और ओ से हो गया ओष्ठ। अब देखो वर्णों का उच्चारण स्थान कैसे याद रखेंगे। कंठ मतलब यहाँ क वर्ग लिख देंगे, जो क वर्ग है क ख ग है पूरा कंप्लीट। और तालु में च वर्ग, वो वैसे ही मतलब कचट तप लिख देना है, क च ट त प, तो कचट तप, और ये सब पूरा वर्ग इसके अंतर्गत आ जाएगा। आगे जो अंतस्थ व्यंजन है य र ल व, उनको यहाँ से एक वर्ड छोड़ मतलब कंठ को छोड़ के यहाँ से स्टार्ट कर देना है, य र ल, और व को व का अलग से बताएंगे आगे। और जो उस व्यंजन है बड़ा स, पेचरा स, छोटा स, ये ऐसे लिख देना है। और जो है बच्चा उसको कंठ नीचे लिख देना है, याद रह जाएगा। आगे जो हमारे स्वर हैं उन्हें हम नंबरिंग डाल लेंगे, जैसे छोटा ए फिर आ आता है, तो 1 2 3 4 ऐसे करके। जो 7 है वो मूल रूप से होते हैं, तो इसको याद रखने के लिए क्या रखेंगे, 12 34 7 गुणा 56, मतलब दंत से किसी भी स्वर का हम उच्चारण नहीं करते हैं। तो 12 34 7 गुणा 56, इसका मतलब हो गया पहले नंबर पे आ आता है, फिर दूसरे पे आ आता है, तो इसका उच्चारण स्थान कंठ हो गया। और तीसरे पे ई और बड़ी ई, तो इनका ये हो गया तालु। और ऋ का होता है मूर्धन्य, और ऊ और बड़ा ऊ होता है, इसका होता है ओष्ठ। तो स्वरों का भी उच्चारण स्थान याद हो गया। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
उसके बाद जो वह था उसका हम स्पेशल याद रखेंगे, इसका होता है दंतोष्ठ्य उच्चारण स्थान। और जो हमारे संयुक्त स्वर होते हैं जैसे ए ऐ ओ औ होता है, इनको हम दो वर्णों को मिलाकर बनाते हैं, तो इनका भी उनका उच्चारण स्थान भी हम उसी प्रकार से निकाल सकते हैं। देखो जैसे ए का क्या होता है, ए का होता है कंठ, और ई का होता है ये वाला, ये रहा तालु, ई का होता है तालु। तो इसका मतलब हो गया जो ए या ऐ होता है उसका उच्चारण स्थान होता है कंठ तालु। और जो इसी प्रकार ओ औ होते हैं उनका हो जाएगा कंठ ओष्ठ। तो संयुक्त स्वर का भी हम याद रख सकते हैं आराम से। अब उसके बाद जो पूछा जाता है क्वेश्चन, वो पूछा जाता है सघोष और अघोष के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। तो कंपन के आधार पर वर्गीकरण करते हैं, मतलब जिन वर्णों को बोलते समय स्वर यंत्रों में कंपन होता है उन्हें सघोष कहा जाता है, और जिनमें कंपन नहीं होता उन्हें हम अघोष वर्ण कहते हैं। अब याद कैसे रखना है, देखो इसके लिए ट्रिक है। सभी स्वर यारों ने 345 वर्षों तक संघर्ष किया। तो याद रख लेंगे आराम से, ज़्यादा हार्ड ट्रिक नहीं है। सभी स्वर का मतलब क्या है, सारे स्वर, सारे स्वर हो गए। और देखो सघोष कैसे याद रखेंगे, जहाँ संघर्ष लिखा है इसका मतलब हो गया ये ट्रिक किसके लिए है, सघोष के लिए है। और ये से हो गया ये र जो अंतस्थ व्यंजन है वो सारे हमारे इसमें आ जाएंगे। और 345 का क्या मतलब है, 3 का मतलब है जो तीसरा वर्ग था गजट दब वाला, हमने बताया था कि ट्रिक से याद कर लें, नीचे ऊपर से नीचे गजट दब। और जो चौथा वर्ग है और पांचवें वर्ग में जितने भी अड़े हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं। तो 345 मतलब याद हो गया। उसके बाद अघोष, अघोष के लिए ट्रिक है 12 अघोषित संपत्तियों का विसर्जन करें। अब अघोषित से हो गया अघोष, इसका मतलब क्या हो गया, ये ट्रिक किसके लिए है, अघोष के लिए है। और जो 12 है इसका मतलब 1 2, एक मतलब हो गया जो पहला वर्ग है, पहला वर्ग कौन सा है हमारा, कचट तप वाला, कचट तप। तो ये पहला वर्ग याद हो गया। उसके बाद दूसरा वर्ग है खचोटे तो थप्पड़ मारो, तो दूसरा याद हो गया। और सह से हो गए जितने जो सह है हमारे, बड़ा सह है, पिचरा सह, छोटा सह, ये सारे हो गए। तो अघोष और सघोष हम आराम से निकाल सकते हैं। वो आगे देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो अल्पप्राण और महाप्राण से पूछा जाता है। अल्पप्राण महाप्राण क्या है, तो जिन वर्णों के उच्चारण में कम मात्रा में श्वास वायु बाहर निकलती है उन्हें हम अल्पप्राण कहते हैं, और जिनमें अधिक मात्रा में वायु बाहर निकलती है उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। अब इसके लिए देखो ट्रिक दिया है, ट्रिक क्या है, आओ यारो 135 का दल बनाए। अब देखो याद कैसे रखना है, आओ से मतलब क्या हो गया, अल्प प्राण की, ये ट्रिक जो है किसके लिए है, अल्प प्राण के लिए है। और ऐसे ही हम याद रख लेंगे कि जो स्वर है मतलब ए से स्टार्ट होके ए आ ई उ, ए आ ई उ, तो ये सारे स्वर 11 जो होते हैं वो अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। और जो ये अंतस्थ व्यंजन है वो भी किस में आ जाएंगे, अल्प प्राण में। और 135 का क्या मतलब हो गया, 1 3 5, एक मतलब हो गया कचट तप जो पहला वर्ग था, ऊपर से नीचे हमने याद कराया था वो। और तीसरा वर्ग गजट दब, और पांचवा वर्ग जो अड़े हैं सारे उन्नय और में, ये पांचवें वर्ग में आ जाते हैं। तो ये याद हो गया, मतलब हम अल्पप्राण आराम से अब पहचान सकते हैं। उसके बाद महाप्राण, महाप्राण के लिए ट्रिक है महान 24 ऋषि थे। अब मैं से क्या हो गया, महाप्राण, इसका मतलब हो गया कि ये ट्रिक किसके लिए है, महाप्राण के लिए है। और 2 से मतलब हो गया जो दूसरा वर्ग था ऊपर से नीचे, ये खचोटे तो थप्पड़ मारो, आराम से याद कर लेंगे। और 4 से हो गया जो चौथा वर्ग, ये चौथा वर्ग था, ये घै झै ढै धैमे वाला, ये वाला। उसके बाद से ये बड़ा से, पेचरा से और छोटा से, इसको हम याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार से अल्प प्राण और महाप्राण भी हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा जाएगा, जितने भी क्वेश्चन वर्णमाला से संबंधित बनेंगे वो हम सारे इसी वीडियो से कवर कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल में, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।